हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। Myself Taylor Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we discussed about how the gravitational force is discovered by Newton. और न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स जो डिस्कवर किया, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड किया, तो उसकी क्या हिस्ट्री थी, कैसे डिस्कवर किया, वो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर दो मासी बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस मैग्नीट्यूड को हम किसी एक्सप्रेशन में डिराइव करेंगे। एंड ये जो फोर्स है बच्चों, वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम वेक्टर फॉर्म में भी देखने वाले हैं। सो बने रहे मेरे साथ। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, दैट मीन्स एवरी मासिव बॉडी इन द यूनिवर्स। यहां पे हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, बट एवरी मासिव बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनोदर massive body by the force is given by is directly proportional to the product of mass of the bodies and the distance between two bodies। दो massive body के बीच में लगने वाला gravitational force दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा और दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडी। अब बच्चों यहां पे ध्यान से सुनना, हमें डिस्टेंस कहां से कहां तक का मेजर करना है। दोनों बॉडी के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। एक बॉडी के सेंटर से लेके दूसरी बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस हमें यहां पे मेजर करना है। दूसरी बात, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स लगने वाले फोर्स की कुछ डायरेक्शन होगी। तो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू बॉडीज, दोनों बॉडी के सेंटर को जोड़ती एक लाइन है, दोनों को कनेक्ट करती हुई एक इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। ओके, सो हमने यहां पे लिखा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। चलो बच्चों, दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है। दोनों मासी बॉडी एक दूसरे पे अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगाएगी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। अब बच्चों आपको यहां पे एक क्वेश्चन होना चाहिए, जाहिर सी बात है आप साइंस के स्टूडेंट हो तो विदाउट हम कुछ डिराइव करेंगे और उसके बेस पे ही आप बिलीव करोगे कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। तो आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो दो मासी बॉडी टुवर्ड्स ईच अदर मोशन में क्यों नहीं आ जाती? मान लो बच्चों, यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन है, ओके, ऐसा एक टेबल है। उस टेबल पे मैंने दोनों मार्कर को यहाँ पे रख दिया। ध्यान से सुनना, दोनों मार्कर को यहाँ पे रख दिया। अब इस मार्कर का भी कुछ मास है, इस मार्कर का भी कुछ मास है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ बोथ बॉडीज एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये मार्कर का भी मास है, ये मार्कर का भी मास है, तो दोनों मार्कर्स ऐसे क्लोज आनी चाहिए ना। दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स
अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो दोनों मार्कर टुवर्ड्स ईच अदर मोशन में आ जानी चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन ये जो दो मार्कर है वो कैसा होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होता जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ध्यान से सुनना। दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, वीक फोर्स है। और बच्चों वो वीक फोर्स होने की वजह से दोनों एक दूसरे पे क्या करती है, अट्रैक्टिव फोर्स तो लगाती है, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी क्लोज नहीं हो सकता, बिकॉज फोर्स इज वीक फोर्स। ओके, और एक दूसरी बात, बिकॉज अब बच्चों देखो, अगर यहां से मैं इस मार्कर को फ्री फॉल कराऊंगा तो इस मार्कर पे जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा। फिर से एक बार, अगर मैं किसी बॉडी को किसी हाइट से फ्री फॉल कराऊंगा तो उस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। अर्थ के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अर्थ का जो मास है, और बच्चों ध्यान से सुना, किसी भी अगर कोई स्फीयर होगा तो उस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के इनसाइड होगा, बॉडी के बीच में होगा, और वो कहाँ पे होगा, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर होगा। तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं, और ऐसा हमें कंसीडर करना पड़ता है कि ये जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप है। ओके, हमें पता है। तो अर्थ का जो टोटल मास है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ हम कंसीडर कर सकते हैं, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सो सभी बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ क्या करती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स से खींची हुई रहती है, अर्थ क्या करता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ सभी मासी बॉडी को अपने सेंटर की टुवर्ड्स क्या करता है, पुल करता रहता है। ओके, तो हम किसी भी बॉडी को किसी हाइट से फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ किसी भी हाइट से अगर हम उसको फ्री फॉल कराएंगे तो उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ जो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। ओके बच्चों, चलो अब हम दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन। चलो, डेफिनेशन हमें क्या कहती है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वी कैन से द म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स। बच्चों हम तीन तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एनी अदर बॉडी with the magnitude which is directly proportional to the product of the mass of the bodies and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, second definition हम ऐसे भी define कर सकते हैं, the gravitational force between two massive body is directly proportional to the product of mass of both bodies and the inversely proportional to square of the distance between both bodies. And third definition वो भी करेक्ट डेफिनेशन है। ओके, आप डिफरेंट रेफरेंस बुक का यूज करोगे तो आपको ये जो डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो डिफरेंट मिलेगी। ओके, बट उसका जो कंसेप्ट है बच्चों वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। चलो, थर्ड डेफिनेशन, द म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है। सो यहाँ पे हमें डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, the mutual attractive force between two massive body is directly proportional to product of the mass of both bodies and inversely proportional to square of the distance between both body. And हमें distance कहाँ से measure करना है, the distance should be measured from the center of both body. And what is the direction of gravitational force between two massive body? The direction of gravitational force between two massive body is along the line joining the center of two bodies. Okay बच्चों, चलो अब यहाँ पे देखो, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक मासी बॉडी है जिसका मास हमने m1 ले लिया, उससे कुछ दूरी पे यहाँ से हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, सेंटर टू सेंटर फोर्स है। चलो बच्चों, हमें यहाँ से एक दूसरी इंफॉर्मेशन मिली, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, सेंटर टू सेंटर फोर्स है। एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर के अलग लगता है, दोनों के लाइन को हम ज्वाइन करेंगे तो उस लाइन ज्वाइनिंग टू बॉडीज, द सेंटर ऑफ टू बॉडी फोर्स लगता है। तो ऐसे फोर्स को हम सेंटर टू सेंटर फोर्स भी बोल सकते हैं।
ओके एंड ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बच्चों कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। चलो अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाले का मास m1, दूसरे वाले का मास m2। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, the magnitude of gravitational force is directly proportional to product of mass of both body। so यहां से हम लिखेंगे gravitational force Fg, this G stands for gravitational। so gravitational force between two massive body is directly proportional to the product of mass of two body, that means m1 multiplied by m2। this is a product of mass of two body and this gravitational force is inversely proportional to square of the distance between them। so Fg is proportional to 1 over r square। फिर से एक बार, the mutual attractive force between two massive body is directly proportional to product of mass of the two bodies and inversely proportional to square of the distance between two bodies, and the distance between two bodies should be measured from the center to center, or we can say the center of two body। what is the direction of gravitational force between two massive body? the direction of gravitational force between two massive body is along the line joining the center of two bodies। चलो अब हम इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चों, मर्ज करते हैं। सो हम ऑन द बेसिस ऑफ बोथ एक्सप्रेशन वी कैन राइट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस, सो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके अब बच्चों हमने लोअर स्टैंडर्ड में ऐसा सीखा था कि जब हम इस सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके जब हम इस फॉर्म को, इस एक्सप्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कन्वर्ट करते हैं, तब हमें इस वाली साइन को, सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के सिंबल ऑफ इक्वालिटी लिखना पड़ता है। सो वी कैन राइट, सो यहां से हम लिखेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासिव बॉडी इज इक्वल टू, अब बच्चों ध्यान से सुनना, जब हम सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तब हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है और वो कांस्टेंट है g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज अ एक्सप्रेशन टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन टू मासिव बॉडीज। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। दिस इज अ force, this is an expression or we can say this is a formula to find the gravitational force between two massive bodies। चलो बच्चों अब यहां पे g क्या है, where g is equal to universal gravitational constant, universal gravitational constant, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जहां पे जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब बच्चों यहां पे उसका नाम क्या कह रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मींस यूनिवर्स में सभी प्लेसेस पे ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर से एक बार, इन एनी प्लेस इन यूनिवर्स, एट एनी प्लेस इन यूनिवर्स the value or we can say the magnitude of universal gravitational constant remain same। so universal gravitational constant की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनना, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 और उसका यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर kg पावर -2। कैसे आएगा उसकी भी बात करते हैं। ओके बच्चों चलो ध्यान से सुनना, जी की वैल्यू सभी जगह पे कैसी रहती है, कोई भी मीडियम होगा जी की वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। कितनी होगी, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर kg पावर -2। अब बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है। सो फॉर no medium require between two bodies
टू बॉडीज फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। दो मासी बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है। ओके, सभी मीडियम में अगर आप दो मासिव ऑब्जेक्ट को r जितना डिस्टेंस रख के उसको आप एयर में रखते हो, या आप उसको वैक्यूम में रखते हो, या उसको आप वाटर में इमर्स कर देते हो, या तो कैरोसिन में इमर्स कर देते हो, या तो पेट्रोल में इमर्स कर देते हो, या तो ऑयल में, या तो माइका में, कोई भी मीडियम है बच्चों, आप दो मासिव ऑब्जेक्ट को दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रख के वहां पे रखते हो, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड फॉर ईच एंड एवरी मीडियम कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। ओके, चलो हाँ, बट दोनों बॉडी का मास अगर हम चेंज कर दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा। अगर हम दोनों मासी बॉडी का मास कांस्टेंट रखते हैं बट उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम अगर चेंज करते हैं तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दो बॉडी के बीच में लगने वाला वो भी कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चलो, सो नो मीडियम रिक्वायर बिटवीन टू बॉडीज फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, सो यहां से हम लिख सकते हैं मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है? मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मीडियम होगा तो अभी लगेगा, मीडियम नहीं होगा तो अभी लगेगा। सो वैक्यूम में भी लग सकता है एंड फॉर एवरी अनदर मीडियम भी लग सकता है। चलो, मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है। चलो, अब हम क्या करेंगे? चलो, हमने यहां पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखा, उसके साथ यहां पे कुछ क्या आया? उसका कुछ यूनिट आया। सो यहां से हम लिखेंगे यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का यूनिट होगा, जी इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर kg पावर -2, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर kg पावर -2। अब बच्चों ये कहां से आता है? तो देखो यहां पे हमने एक फार्मूला डिराइव किया, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासिव बॉडी इज गिवन बाय Fg इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब बच्चों हमें g का यूनिट लिखना है, सो g को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। सो g इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे आके Fg से के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी कैन राइट Fg इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर हम g को सब्जेक्ट बनाएंगे तो m1 m2 डिवीजन में चला जाएगा। सो वी कैन राइट m1 मल्टीप्लाई बाई m2। नाउ द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज इक्वल टू, अब व्हाट इज Fg? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है एंड फोर्स का ऐसा यूनिट होता है बच्चों न्यूटन। सो यहां से हम Fg का ऐसा यूनिट लिखेंगे न्यूटन। व्हाट इज R? द R इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बॉडीज। सो वी कैन राइट डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, सो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास होता है kg में, यहाँ पे दूसरे बॉडी का मास भी kg में, सो मास kg का स्क्वायर। सो वी कैन राइट kg स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर kg पावर -2। दिस इज अ ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों 1 मार्क्स MCQ में आ सकता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम गिवन बिलो? सो आपको यहाँ पे याद रखना है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर kg पावर -2। अब बच्चों यहाँ पे मैं एक MCQ टाइप क्वेश्चन लिखूंगा, वो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, ध्यान से सुनना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तब हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं।
ओके बच्चों, एक दूसरी बात, हम किसी भी बॉडी का हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने से पहले उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पे देखो, व्हाट इज न्यूटन, द SI यूनिट ऑफ फोर्स। इंस्टेड ऑफ राइटिंग न्यूटन वी कैन राइट kg मीटर सेकंड पावर -2 बिकॉज force is a product of mass and acceleration. So mass का यूनिट होगा kg, acceleration का होगा मीटर सेकंड पावर -2. So instead of writing Newton we can write kg मीटर सेकंड पावर -2 and मीटर स्क्वायर kg पावर -2 remain as it is. सो यहां से हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI यूनिट इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिखे तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे kg पावर -2 है, यहां पे kg पावर 1 है, तो यहां पे हो जाएगा kg पावर -1। आई बात समझ में? फिर से एक बार, यहां पे kg पावर 1 है, यहां पे kg पावर -2 है, तो यहां पे kg पावर -1 हो जाएगा। यहां पे मीटर स्क्वायर है, यहां पे मीटर पावर 1 है, बेस सेम पावर का एडिशन होगा, सो मीटर क्यूब हो जाएगा। यहां पे सेकंड स्क्वायर एज इट इज है, उसको बैलेंस करने के लिए कोई सेकंड नहीं है, सो वी कैन राइट सेकंड पावर -2। चलो अब हम ये केजी वो भी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से एक है, मीटर वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से एक है, सेकंड भी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से एक है। सो यहां से हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं तब हम 3 फिजिकल क्वांटिटी को याद करते हैं, MLT। व्हाट इज M? मास। अब मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी का जो पावर है उस पावर को हम यहाँ पे m के पावर में लिखेंगे, सो m पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। चलो व्हाट इज L? लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, सो मीटर का जो पावर होगा वो यहाँ पे लेंथ के पावर में आ जाएगा। व्हाट इज T स्टैंड्स फॉर टाइम, सो टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, सो सेकंड का जो पावर होगा वो टाइम का पावर हो जाएगा, so t power -2. This is a dimensional formula of universal gravitational constant G. ओके बच्चों, चलो लिख लो, इतना पहले छाप लो, फिर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। चलो लिख लिया, चलो मिटा देते हैं अब इसको। जब तक तुझे प्यार से बेतु मैं बर न लूं, जब तक मैं दोबारा सौ दफा तुझे पढ़ूं, जाने की बात चलो बच्चों, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अब बच्चों हमें वेक्टर फॉर्म में लिखने की क्यों जरूरत आ पड़ी?
बिकॉज फोर्स है और वो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। चलो अब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, उससे पहले हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं। लेट मास ऑफ टू बॉडीज आर m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। दो बॉडी का जो मास है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। चलो अब हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं यहां पे। बच्चों हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है तीनों जो एक्सिस है वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर हम इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं तो ये वाली y होगी और आपकी बाजू जो होगी ये वाली वो कैसी होगी, वो z एक्सिस होगी। सो यहां से इसको हम x एक्सिस कंसिडर करते हैं, ये रही हमारी y एक्सिस और परपेंडिकुलर आउटवर्ड। बट हम यहाँ पे ऐसा तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमने आउटवर्ड को कैसे ड्रॉ किया, ऐसे दिखाया आपको। और ये रहा ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुना। मान लो बच्चों यहां पे हमारे पास एक मासी बॉडी है जिसका मास m2 जितना है, यहां पे एक मासी बॉडी है जिसका मास m1 जितना है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये दोनों बॉडी के बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फाइंड करना है इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट वाला जो मास है दैट मींस m1 मास की जो बॉडी है उसका उसका पोजीशन वेक्टर क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट वाली बॉडी कहां पे प्रेजेंट है, तो हम ओरिजिन से उस बॉडी के सेंटर को जोड़ती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज अ पोजीशन वेक्टर r1 ऑफ फर्स्ट बॉडी। सेकेंड हम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम सेकेंड बॉडी का पोजीशन देखते हैं, तो वो हो जाएगी ये रही। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ second body. Now the position of second body with respect to first body, तो इसको हम लिखेंगे R12। क्या लिखेंगे, R12। ओके चलो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं। ये M2 मास की बॉडी, ये M1 मास की बॉडी। अब बच्चों होगा क्या, ध्यान से सुनना। m1 वाली बॉडी m2 वाली बॉडी को अट्रैक्ट करेंगी, तो m1 वाली बॉडी m2 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ऐसे पुल करेगी, तो यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो फोर्स ऑन सेकंड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी, और वी कैन से फोर्स ऑन सेकंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी। वैसे ही ये m2 वाला ऑब्जेक्ट है वो भी m1 वाले ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो m1 वाले को m2 वाला क्या करेगा, पुल करेगा। सो यहां से इस डायरेक्शन में क्या करेगा, m2 वाला m1 को खींचेगा। सो फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकेंड बॉडी। ओके चलो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एंड दिस इज R12 इज अ पोजीशन ऑफ सेकंड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी। चलो अब हम क्या करते हैं, हम यहां पे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो यहां से हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, magnitude of gravitational force on m2 by m1। m1 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो m2, जस्ट अ मिनट बच्चों,
चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m2 बाई m1, m2 वाला m1 पे कितना फोर्स लगाता है? सो फोर्स ऑन 2 बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, दोनों के बीच में बच्चों हम जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तब हमें यहाँ पे वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. सो F21 इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर r12 r21 स्क्वायर r21 स्क्वायर. Okay, this is a magnitude of force acting on second body by first body. This is our equation number 1. ये रहा हमारा equation number 1. Same as magnitude of force acting on a mass m1 by m2. अब m1 वाली बॉडी पे m2 वाली बॉडी कितना फोर्स लगाएगी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. सो यहाँ से हम लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकेंड बॉडी. यहाँ पे क्या था? फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी. यहाँ पे फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू G product of both masses, so we can write m1 multiply by m2 divided by distance between both. So यहाँ से हम लिखेंगे r12 f12, so यहाँ से हम लिखेंगे r12 उसका स्क्वायर. दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकेंड बॉडी, एंड दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी. अब बच्चों देखो, अगर हम ध्यान से सुनना, अगर हम m1 से m2 का डिस्टेंस निकाले या m2 से m1 का डिस्टेंस निकाले, दोनों डिस्टेंस बच्चों कैसा होगा? सेम होगा. अगर मैं मुंबई से अहमदाबाद जाता हूँ या तो अहमदाबाद से मुंबई जाता हूँ, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बच्चों कैसा रहेगा? सेम रहेगा. मुंबई से अहमदाबाद जाने में अगर 500 किलोमीटर होते हैं, सो अहमदाबाद से मुंबई आने में भी कितना डिस्टेंस लगेगा? 500 किलोमीटर. सो डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ m2 फ्रॉम m1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम m2. सो यहां से हम लिख सकते हैं वी नो दैट R12 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21. यस बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुना, हमने यहाँ पे मॉड्यूलस में इसलिए लिखा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड. अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो m1 वाला m2 पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पुल करेगा, तो m2 वाला भी m1 को पुल करेगा. तो दोनों के बीच में जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू ईच अदर, तो वो कैसा होगा? सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट अपोजिट डायरेक्शन का होगा. इसलिए हमने यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, सो हमने यहाँ पे डिस्टेंस को, पोजीशन वेक्टर को किस में लिया है? उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिया है, जिसको हमने मॉड्यूलस में लिखा है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ फोर्स acting on second body by first body. Okay, so this is the relation. ये हो गया रिलेशन. फर्स्ट वाली बॉडी सेकंड वाली बॉडी पे जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाती है उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे लगाती है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. चलो, अब बच्चों हमने डायरेक्शन की बात की, तो यहाँ पे हम इन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे. चलो, अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. चलो, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकंड बॉडी इज इक्वल टू, चलो अब हमने किसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया. सो वेक्टर कैसे बनता है? वेक्टर में क्या क्या होता है? वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है,
डायरेक्शन भी होती है। चलो, सो F12 का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है कितना है, Gm1m2 Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम R12 का स्क्वायर लिखेंगे, जिसको हम मॉड्यूलस में लिखेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने F12 को वेक्टर फॉर्म में लिखा, जिसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, कौन सी डायरेक्शन में होगा। सो डायरेक्शन लिखने के लिए हमने चैप्टर नंबर 4 देखा था, मोशन इन अ प्लेन। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे थे। उन सभी वेक्टर्स में से एक ऐसा वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 1 जितना था, बट उसका यूज हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन दिखाने के लिए करते थे, और उस वेक्टर को हम बोलते थे यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इज यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। सो यहां से हम लिखेंगे R12 कैरेट, और वी कैन से कैप। आप कैप भी बोल सकते हो, कैरेट भी बोल सकते हो। सो R12 कैरेट। चलो, अब R12 कैरेट क्या होता है। सो R12 कैरेट इज इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ R12 वेक्टर। मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी, आई डोंट वांट एनी गड़बड़। ओके, सो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, उसके नाम में ही वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फिर से एक बार, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। चलो, सो R12 कैरेट इज इक्वल टू R12 कैरेट इज इक्वल टू, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से गौर से सुनना, R12 इज इक्वल टू R12, सो फाइनल वाला 2 है। सो हम यहाँ पे R2 माइनस R1 लिखेंगे। आई बात समझ में, R12, सो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय। अब बच्चों देखो यहाँ पे, हम अगर फर्स्ट से सेकंड का डिस्टेंस मेजर करें या तो सेकंड से फर्स्ट का डिस्टेंस मेजर करें, दोनों डिस्टेंस तो सेम ही होंगे ना। सो हम दोनों की जगह पे क्या लिख लेंगे, R लिख लेंगे। सो R स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे, सो हम यहाँ से F12 का ऐसा लिख सकते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू Gm1 M2 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर, सो वो भी R स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, इंस्टेड ऑफ राइटिंग R12 कैरेट वी कैन राइट R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई नॉट R स्क्वायर, इट्स माई मिस्टेक, ओनली R। देखो यहाँ पे ओनली R, सो यहाँ से क्या होगा R। सो F12 इज इक्वल टू, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे, सो F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना Gm1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये R, सो कुल मिला के R क्यूब हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी R2 माइनस R1, क्या होगी R2 माइनस R1। ओके, और बच्चों इसको हम कैसा लिख सकते हैं, और करके देखो यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटी है सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ पे लिखेंगे, चलो ये वाली स्पेस की अगर हमें जरूर पड़ेगी तो यहाँ पे लिखेंगे। सो F12 इज इक्वल टू Gm1 M2 डिवाइडेड बाई R क्यूब। अब बच्चों देखो R2 माइनस R1 क्या होता है, R12 वेक्टर होता है, ऐसा आपकी NCERT बुक में दिया है। ओके, बट हम इसको जो सॉल्व करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल, तो हम इस वाली टर्म को क्या करेंगे, याद करेंगे। ओके, चलो ये हो गया R12। चलो इसको हम कुछ इक्वेशन दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 3, हमारी तो घर की खेती है, जितने भी इक्वेशन देना चाहते हो आप देख सकते हो। चलो अब हम देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी। सो F21 इज इक्वल टू, अब बच्चों हम F21 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं,
m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 से m2 का डिस्टेंस एंड m2 से m1 का डिस्टेंस सेम है, तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और यहां पे r2 माइनस r1 की जगह पे क्या लिखेंगे, r1 माइनस r2। ओके, और करके यहां पे लिख सकते हैं, और करके फोर्स ऑन सेकंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r क्यूब, एंड कौन सी डायरेक्शन में, सो यहां से हम डायरेक्शन को लिखेंगे r21, क्या लिखेंगे r21। दिस इज अ इक्वेशन नंबर 4, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 4। चलो बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को देखो तो यहां पे दोनों इक्वेशन में दोनों के मैग्नीट्यूड तो आपको सी इक्वल दिख रहे हैं, यहां पे और यहां पे मैग्नीट्यूड कैसे है, इक्वल है। देखो यहां पे जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r क्यूब, जी m1 m2 डिवाइड, बट दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है बच्चों वो अपोजिट है। यहां पे r12 है, यहां पे r21 है। सो यहां से हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, कंक्लूजन क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी, इसका मैग्नीट्यूड, इसको हमने मॉड्यूलस में लिख लिया, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकंड बॉडी। दिस इज अ कंक्लूजन। पर अगर बच्चों हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एफ, अब हमें मॉड्यूलस को हटा लेना है, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो विथ नेगेटिव साइन F12, ध्यान से सुनना, ध्यान से, F M1 वाली बॉडी M2 मास वाली बॉडी पे जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स M2 वाली M1 पे लगाएगी। बट फर्क इतना है, M1 वाली बॉडी ने M2 वाली बॉडी पे जो एट्रैक्टिव फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में M2 वाली बॉडी ने M1 पे लगाया। ओके, अब बच्चों हमने चैप्टर नंबर 5 देखा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने बात की थी थर्ड लॉ कि इक्वल ऑल द फोर्सेस, ऑल द एक्शंस हैव इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो यहां पे देखो M1 वाला ऑब्जेक्ट M2 वाले ऑब्जेक्ट को ऐसे पुल करेगा, उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ M2 वाला M1 को ऐसे पुल करेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स इज सेम बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू massive body obey Newton's third law of motion. Equal, all the action have its equal and opposite reaction. M1 वाली बॉडी पे M2 वाली ने जितने फोर्स से पुल किया उतने ही फोर्स से M2 वाली बॉडी को M1 ने पुल किया, बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट। सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू massive body obey न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, एंड करते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।